प्यारे बच्चों, आज हम पीपीटी जो बना रहे हैं गुटनिरपेक्षता जो नीति अपनाई गई कुछ देशों द्वारा, और उन देशों को हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। हमने पिछली पीपीटी में उसका अर्थ बताया था गुटनिरपेक्षता का, और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कौन कौन से देश थे, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम ये चर्चा करते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो करने के, अपनाने के क्या क्या कारण थे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा उसके जो कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नव स्वतंत्र देश थे, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, मैं क्यों स्वतंत्र हुए थे ये नव स्वतंत्र देश? इतने दिन से आजादी का आंदोलन चल रहा था बहुत सारे देशों में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही क्यों ये सब स्वतंत्र हुए, मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुटनिरपेक्षता की नीति उन नव स्वतंत्र देशों को क्यों अपनानी पड़ी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये नव स्वतंत्र देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, जो इन दोनों चीजों से बहुत प्रभावित थे आजादी से पहले, उन्होंने इसका पूरा एक दौर देखा था साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का, उससे बहुत दुखी थे। इसके कारण से वो किसी भी गुट में, चाहे वो समाजवादी और साम्यवादी गुट हो या पूंजीवादी गुट हो, वो किसी में भी सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। उनको डर था कि कहीं फिर से ये जो बड़े बड़े देश हमें अपना उपनिवेश न बना लें, हम पे अपना साम्राज्य स्थापित ना कर लें। दूसरा पॉइंट, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने का दूसरा पॉइंट है शीत युद्ध का वातावरण। इन दोनों महाशक्तियों में, अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ में, अमेरिका जो कि पूंजीवादी व्यवस्था का प्रहरी था, लीडर था, नेता था, और सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था का लीडर था, नेता था, और वो दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को बढ़ाना चाहते थे, जिसके कारण से दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध का दौर चलता रहा और दोनों महाशक्तियां अपने परमाणु हथियार बढ़ाती गईं, और ऐसा लगता था कि कहीं दोनों में फिर से युद्ध न हो जाए और ये तीसरे विश्व युद्ध में न बदल जाए। तो इसकी वजह से जो नव स्वतंत्र देश थे वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, इस शीत युद्ध की विभीषिका से दूर रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक अलग तीसरे गुट की गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो किया। तीसरा पॉइंट है इसमें स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा। जो भी अभी नए स्वतंत्र देश हुए थे वो सभी अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति चाहते थे। अगर वो किसी भी देश के किसी भी गुट में शामिल हो जाते तो उनको उन देशों की विदेश नीति माननी पड़ती, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो अपनी विदेश नीति नहीं बना पाते, अर्थात संप्रभुता उनकी बची नहीं रहती। उनकी संप्रभुता चलिए, संप्रभुता का मतलब है जो अपनी नीति, अपना निर्णय स्वयं ले, ऐसी शक्ति को, इस तरह की संप्रभुता की शक्ति को, संप्रभुता की स्थिति को हम जो कहते हैं कि आदमी स्वयं निर्णय ले सकता है। तो वो भी चाहते थे, जो अभी नव स्वतंत्र देश हुए थे, कि उनकी जो विदेश नीति हो उनकी इच्छा से चले। ये चौथा पॉइंट है इसमें कि गठबंधन राजनीति का विरोध। ये नव स्वतंत्र देशों ने, जो अभी नए नए स्वतंत्र हुए थे, इन देशों ने, सभी ने जो गठबंधन की जो राजनीति चल रही थी, अर्थात जगह जगह सैनिक गठबंधन जो बनाए जा रहे थे, जैसे अमेरिका ने नाटो के, सेंटो के जो गठबंधन बनाए थे, वो सैनिक गठबंधन जिसमें कि बहुत खर्चा भी करना पड़ता था, सेना देनी पड़ती थी,
ऐसे सैनिक गठबंधनों से ये नव स्वतंत्र देश दूर रहना चाहते थे। इसी तरह से सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया था। वार्सा पैक्ट के अलावा सोवियत संघ ने चीन से, उत्तरी कोरिया से, उत्तरी वियतनाम से, इराक से अपने सैनिक संबंध बनाए, जिसकी वजह से इन देशों को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनको हथियारों पर खूब खर्च करना पड़ा और बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। तो साथियों, इस तरह से पांचवा पॉइंट है राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रहित की भावना। ये नव स्वतंत्र देश जो थे, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, मैंने बताया था कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो हरे रंग से मैंने नक्शा दिखाया था, ये सारे के सारे देश जो नव स्वतंत्र थे, ये चाहते थे कि इनकी जो राष्ट्रहित है वो सर्वोपरि हो। वो किसी भी नीति को अपनाए, किसी भी चीज को अपनाए तो किसी देश के या किसी ग्रुप के या किसी गुट के दबाव में ना अपनाए। वो नीति ऐसी अपनाए जिससे कि उनके राष्ट्रीय हितों का भला हो सके, उनके देश को भला हो सके, उनके राष्ट्र को भला हो सके। नंबर 6 पॉइंट है आर्थिक विकास की आवश्यकता। इन सभी देशों को, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, इन सभी देशों को आर्थिक विकास की आवश्यकता थी। वो चाहते थे उनका ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास हो। इसकी वजह से जब उनको जरूरत पड़ती, उनके यहाँ खनिज पदार्थ, पानी, जमीन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनको अगर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती तो कभी वो पश्चिमी देशों से, अर्थात पूंजीवादी देशों से, अमेरिका से और उसके साथी देशों से मांग सकते थे। अगर उनको जरूरत पड़ती तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से साम्यवादी देश अर्थात सोवियत संघ से वो टेक्नोलॉजी मांग सकते थे। उनको किसी तरह की, किसी भी गुट से सहायता प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं थी। वो चाहते थे उनका आर्थिक विकास हो, किसी भी कीमत पर हो, किसी भी तरह से हो। वो इसलिए किसी भी गुट में शामिल न होकर के केवल अपने विकास की ही जो चिंता करते थे। अगला पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका अदा करने की भावना थी उनकी। ये तीसरी दुनिया के जो देश, गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाने वाले देश और इसमें शामिल होने वाले देश, ये चाहते थे कि उनकी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका हो। वो किसी भी गुट के दबाव में आकर के, किसी भी शक्ति के दबाव में आकर के अपनी विदेश नीति ना अपनाएं, अपने संबंधों को एक दूसरे से परिभाषित ना करें। उनकी इच्छा थी कि उनके अपने संबंध होने चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार। और अगला है कि युद्ध का भय, ये 8वां पॉइंट है, युद्ध का भय और विश्व शांति के विचार। उनका विचार था कि अगर हम इस गुटबाजी को बढ़ावा देते रहे और इस गुट, एक गुट को शक्तिशाली करते रहे, दूसरे गुट को में भी इसी तरह से होता रहेगा तो एक दिन युद्ध होगा और युद्ध होगा तो सब नाश हो जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु युद्ध अगर हो गया तो सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि विश्व में शांति रहे। तीसरी ये शक्ति बन करके जब सामने आए तो इन्होंने एक संतुलन कायम किया। अगर कोई एक शक्ति ज्यादा कमजोर पड़ती तो उसका साथ दे करके और दूसरी शक्ति को मान मनोबल करके, उनको समझा करके, बुझा करके कि भाई देखो, अगर ये हथियारों ये चले, अगर परमाणु बम चले तो बहुत विनाश होगा। इसलिए जो भी झगड़ा है उसको शांतिपूर्वक बैठ करके, टेबल पे बैठ करके उसको सुलझा लो, उसको ठीक कर लो, और नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की के कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो कारण थे, इन्हीं कारणों से ये तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब हम आगे के टॉपिक पर चलते हैं कि गुट निरपेक्षता का महत्व क्या है। गुट निरपेक्षता के महत्व को हम, अगर ये 3 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न आता है, 3 नंबर का आता है तो इसके जो 5-6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट आप लिख देंगे आधे आधे नंबर के, तो आपको 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। गुट निरपेक्षता के महत्व की जब बात करते हैं तो हम उसको निम्नलिखित रूप से बता सकते हैं। नंबर 1, शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक। गुट निरपेक्ष आंदोलन शक्ति संतुलन में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। नंबर 2, गुट निरपेक्ष देश तीसरी दुनिया तथा तीसरी सबसे बड़ी शक्ति थी। ये इसके महत्व को समझना पड़ेगा कि जब 2 महाशक्तियां अपने अपने गुटों के साथ अपनी ताकत बढ़ा रही थी तो एक ये तीसरी शक्ति
जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शक्ति थी, ये एक तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में सामने आई और इसकी बातों को भी महत्व दिया जाने लगा, इनकी बातों को भी जो है सुना जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में विश्वास था। ये तीसरा पॉइंट कि अगर हम जब इसके महत्व की बात करते हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति के महत्व की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे, इनको सब वो सिद्धांत स्वीकार थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत थे। उन्हीं के अनुसार ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करते थे। ये किसी देश से लड़ना झगड़ना नहीं, अपना विकास करना चाहते थे, शांति से रहना चाहते थे और इन्हीं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत इसीलिए अपनाया जो कि शांति का एक प्रतीक बना। सशक्तिकरण का विरोध, इन्होंने जितने भी मीटिंग हुई, जितने भी इनके सम्मेलन हुए, क्या हवाना सम्मेलन, क्या काहिरा सम्मेलन, क्या दिल्ली सम्मेलन, हर एक सम्मेलन में इन्होंने निरस्त्रीकरण यानी सशक्तिकरण का विरोध किया। उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रसार का विरोध किया और ये कहा कि अगर दुनिया को बचाना है तो परमाणु हथियारों को कम से कम करना पड़ेगा, उनकी जो प्रसार है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगला पॉइंट है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। मैं पहले भी बता चुका हूं कि गुटनिरपेक्ष देशों ने हमेशा उपनिवेशवाद, जिसका वो बहुत उन्होंने भोगा था, उसके कष्टों को भोगा था और साम्राज्यवाद के कष्टों को भोगा था, इसलिए वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर उपनिवेशवाद की बुराई और साम्राज्यवाद की अगर बुराई अगर हमें ढूंढनी है तो हमें पूछना पड़ेगा उन गुटनिरपेक्ष देशों से कि भाई क्या परेशानी हुई। वो जानते हैं, उन्होंने अच्छी तरह से भोगा था इसको। इस तरह से बच्चों, जब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं तो हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने क्या हासिल किया? तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि हुई। बच्चों, बहुत सारे ऐसे समय आए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध होने वाला था, बहुत सारे ऐसे समय आए, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से क्या कोरिया युद्ध में, क्या आपके क्यूबा के मिसाइल संकट के समय इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि हुई और वो युद्ध तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया। शीत युद्ध को गर्म युद्ध में बदलने से रोके रहा। ये दूसरा पॉइंट है। मैंने जैसे अभी बताया कि इन युद्धों को, छोटे छोटे युद्ध जरूर होते रहे, लेकिन इन छोटे छोटे युद्धों को बड़े युद्धों में रोकने से अगर बचाया तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। राष्ट्रीय संघर्षों को टालना, इसी तरह से जितने भी राष्ट्रीय संघर्ष आए, जैसे मैंने बताया अभी, कोरिया का युद्ध, वियतनाम का युद्ध, कांगो का वार, स्वेज नहर का संकट, आपको क्यूबा का मिसाइल संकट, जितने भी संकट आए थे, इन संकटों को जो है इन्होंने दूर किया। अगर कोई संघर्ष का ऐसा कोई समय आया तो उस संघर्ष को टाला जितना टाल सकते थे। निरस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। इन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने निरस्त्रीकरण को हमेशा बढ़ावा दिया। मैंने जैसे बताया पहले कि जितने भी इनके सम्मेलन हुए, उन सारे सम्मेलनों में इस बात का प्रस्ताव पारित किया जाता कि देशों को, पूरे विश्व को शस्त्रों की होड़ में भाग नहीं लेना चाहिए। अगला पॉइंट है नंबर 6, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गुटनिरपेक्ष देशों ने अपने काहिरा के सम्मेलन में सन 1962 में विकसित देशों को अन्यायपूर्ण आर्थिक नीतियों के प्रति सचेत किया था कि उन्होंने बताया कि जो भी अभी नीति चल रही हैं ये अन्यायपूर्ण चल रही हैं,
अल्प विकसित देशों के संसाधनों का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है और बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनके कच्चे माल को ले जा करके बड़े पूंजीवादी देश, विकसित देश जिनके यहाँ टेक्नोलॉजी है, वो बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं। उनका कच्चे माल का ही पैसा मिलता है, जो ज्यादा नहीं होता कि कुछ टेक्नोलॉजी उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने सन 1974 में यूएनओ की महासभा में एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए घोषणा का प्रस्ताव पास करवाया, जिसके तहत ये जो संसाधन थे उनका यही देश जो अल्प विकसित अर्थात तीसरी दुनिया के देश ये खुद अपने संसाधनों का प्रयोग कर सकें, उनका उपयोग कर सकें, और अगर उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत हो तो उचित दामों पर, उचित कीमत पर ये विकसित देश उनको अपनी टेक्नोलॉजी दें, जिससे कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सही विकसित कर सकें। कोलंबो के शिखर सम्मेलन में जो 1976 में हुआ था, दक्षिण दक्षिण सहयोग का प्रस्ताव पास कराया, अर्थात ये अधिकतर देश दक्षिणी गोलार्ध में हुआ करते थे और इस दक्षिणी गोलार्ध में होने की वजह से सभी देश जो है आपस में दक्षिण के देश आपस में जो है व्यापार करेंगे, आपसी सहयोग से अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करेंगे। क्या शिक्षा में, क्या विज्ञान में, क्या टेक्नोलॉजी में, क्या व्यापार में। जब इनका सहयोग होगा तो ये अपना विकास अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था कोलंबो शिखर सम्मेलन, जो 7वां शिखर सम्मेलन था। अब हम बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बहुत सारी उपलब्धियां थी जिनको हम नकार नहीं सकते। भाइयों, जब हम पूछते हैं कि शीत युद्धकालीन विश्व राजनीति में भारत की भूमिका क्या थी, तो जो मैंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो उपलब्धियां बताई हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, शीत युद्ध को गर्म युद्ध में बदलने से रोकना, भारत का ही काम रहा। भारत चूंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक बहुत बड़ा अगुवा था, बहुत बड़ा नेता था, संस्थापक सदस्य था, उसने बढ़ चढ़ करके इन संघर्षों को टालने में बहुत महती भूमिका अदा की। ये कह सकते हैं कि भारत तटस्थ नहीं रहा। भारत केवल एक उसको शुरू करने वाला देश नहीं था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने वाला देश नहीं था, तटस्थ देश नहीं था, पृथकवाद की नीति पर नहीं चलता था। उसने कोई भी संकट आया बढ़ चढ़ करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से, चाहे कोरिया का युद्ध हो या आपका मिसाइल संकट हो या वियतनाम का युद्ध हो, हर एक संघर्ष में उसने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इन सारे संकटों को टालने की कोशिश की, संघर्ष को कम से कम करने की कोशिश की, शांति बनाए रखने की कोशिश की। और इसका यह एक जीता जागता उदाहरण है कि आज तक तृतीय विश्व युद्ध बचा रहा है, हो नहीं सका है। तो बच्चों, ये अगर हम जब बात करेंगे कि शीत युद्ध कालन में विश्व राजनीति में भारत की भूमिका क्या थी, तो हम बहुत सारी बातें इसी पॉइंट से निकाल सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या उपलब्धि थी। वही उपलब्धियों में से हम भारत को भी उसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। अब मैं कुछ प्रश्न देता हूं आपको। गुटनिरपेक्षता अपनाने के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आप कारणों में से आप बता सकते हैं कि कौन कौन से कारण रहे थे। प्यारे बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालिए, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धि पर प्रकाश डालिए। तो ये उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों को हम कई तरह से बता सकते हैं और ये कई तरह से प्रश्न बन सकता है इसका। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ तटस्थ अथवा पृथकतावाद अपनाना नहीं, स्पष्ट कीजिए। जब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि गुटनिरपेक्ष का मतलब किसी गुट में शामिल न होना और बिल्कुल अलग रहना ऐसा नहीं था, बल्कि पूरा विश्व राजनीति में कोई भी घटनाक्रम होता था तो उसमें दोनों गुटों से अलग रहते हुए भी कोई भी समस्या आई, उस समस्या को आगे बढ़ करके उसको ठीक करना, उस पर विचार विमर्श करना और उसके लिए मध्यस्थता करना, बीच बिचाव करना। और इस तरह से इन गुटनिरपेक्ष देशों ने अपनी
महती भूमिका अदा की। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थ रहना नहीं है, बल्कि बढ़ चढ़ करके उस समस्याओं को, जो समस्या आई है देश के सामने या विश्व के सामने, उसको ठीक करना, उनका निवारण करना। इसी तरह से भारत की युद्धकालीन भूमिका में विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, तो भारत की भूमिका क्या थी वो मैंने आपको अभी बताया कि जो उपलब्धियां रही हैं आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन की, उनमें से हम भारत की जो भूमिका है विश्व राजनीति में, उसको हम बता सकते हैं और उसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये कम से कम 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक आध प्रश्न 4 नंबर का या 6 नंबर का भी हो सकता है। जो 6 नंबर का प्रश्न है उसमें आप पॉइंट लिख करके डिटेल में भी लिखना पड़ेगा। 3 नंबर के प्रश्न में आपने 3 पॉइंट लिखेंगे, आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर 2 का आएगा तो 2 पॉइंट लिखवाएगा तो 2 पॉइंट ही लिखने होंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये गुट निरपेक्षता का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यार ये चीज है ना, मतलब बंद करने का ये वो है तो हट जाता है बाकी। हैं